महरू एक पहाड़ी कबीले में पैदा हुई। वो बहुत खूबसूरत थी। जब वो 16 साल की हुई तो उसकी शादी हो गई। सरल वालों का सुलूक इससे अच्छा न था। एक देवर तो निहायत सख्त दिल और शक्की नौजवान था। वो ओबाश और निकम्मा भी था। इसका नाम संगीन खान था। वो काम कम करता और रूब ज्यादा जमाता था। इन्हीं आदात के बाइस सब नाला थे, मगर इसकी दादागिरी की वजह से चुप रहते थे। महरो तो अपने इस देवर से सभी सहमी रहती, क्योंकि इसके कंधे पर हर वक्त बंदूक होती और बात करते हुए वो खून खराबे का तस्करा जरूर करता था। ताहम तीनों बेटों में से यही माँ का सबसे लाडला था। महरू की सास बड़ी सख्त गीर औरत थी और बहू के मामले में उसकी संदली इंतहा को पहुंची हुई थी। पर इन दिनों का जिक्र है जब बसगीर भी तकसीम न हुआ था। तब अक्सर घरों में आना पत्थर की चुकी पर ख्वातीन खुद पिया करती थी। महरू की 3 नंदें थीं, लेकिन सास तमाम घर वालों के लिए रोजाना का आटा चुकी पर महरू से ही पिसवाती थी। हालांकि ये लोग खाते पीते घरानों में शुमार होते थे, फिर भी खात्मा रखने की बजाय सास महरू से ही धान की बोरियां कटवाती और पानी के मशकीज़े भरवाती थी। पहाड़ों में बहते चश्मों से भारी मशकीज़े भर लाना कोई आसान काम नहीं था। ये काम मुहिब खान का मुलाजिम भी सर अंजाम दे सकता था, मगर जहां दीदा सास नाजुक बदन बहू को आसाइश पसंद न बने देना चाहती थी। चश्मा पर पानी भरने को महरू के साथ इसकी नंदें भी जाती थी, मगर मशकीज़े सिर्फ महर वही उठाती थी। वो सारे घर का काम खामोशी से करती। वो निहायत इताअत गुजार औरत थी। उसने कभी ससुराल वालों को शिकायत का मौका ना दिया। ब्याह के बाद वो कभी मैके भी लूट कर न गई। एक रोज सास ने महरों से कहा, बहू ये अमानत के रुपए हैं, इनको संभाल कर रखो। मेरे शौहर के पास कोई शख्स अमानत रखवा कर गया है। जब वो मांगेंगे मैं तुमसे ले लूंगी। अपने पास नहीं रख सकती, अगर संगीन देख लेगा तो मुझको तंग करेगा। महरू ने रकम ट्रंक में छपा दी और ऊपर से ताला भी लगा दिया। जाने कैसे संगीन ने छप कर ये गुफ्तगू सुन ली। चंद दिन गुजरे तो सास ने अमानत तलब की। महरू ने ट्रंक खोला तो कुम गायब थी। इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। अब सास को क्या जवाब दे। वो समझ गई कि यह संगीन खान की कारस्तानी है, मगर वो लब न खोल सकती थी। सास ये बात कहाँ मानने वाली थी। उल्टा इसी पर इल्जाम धर देती। इस जमाने में 150 की रकम भी 5000 के बराबर होगी, जबकि एक मकान भी इतनी रकम में मिल जाता था। महरू की समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। गुमजम ट्रंक के पास बैठी थी, तभी सास अंदर आकर बोली, महरो, वो रकम अपने पास ही रहने दे। फिलहाल तुम्हारे सर को जरूरत नहीं है। जिस शख्स की अमानत है इसे जुमे को लूटना है। इस वक्त तो मुसीबत टल गई, मगर तुम तो महरू को देनी थी। तमाम रात ये बेचारी सोचती रहनी, शब को ना सो सकी। वो किसी से अपनी बिपता ना कह सकती थी। शौहर बस्ती से बाहर गया हुआ था। मैं कदावर था। शिकंजा खान यहाँ होता तब भी क्या होता। इस कबीले में इन दिनों औरत की हैसियत मर्द की जर खरीद लौंडी के बराबर थी। शिकंजा खान पूरी तरह माँ के शिकंजे में था। वो बीवे की बात कब सुनता था। जुमे हैं 3 दिन बाकी थे। ये सोच सोच कर महरू का जी उल्टा जा रहा था। सुबह सवेरे 4 बजे बेदार होना इसका मामूल था। रोजाना के लिए आटा चुकी पर पीना होता था। आज भी चुकी पीसते हुए सोच की लिपटों पर सुलगती रही। दरवाजे पर दस्तक हुई। घर का मुलाजिम बख्त आया था, जिसका सारा खानदान इसके ससुर मुहिब खान का नमक खार था और ये सिलसिला पुश्तों से चला आ रहा था। ऐसे चाकरों का सिलसिला गुलामी एतबार की जंजीरों से बंधा होता था। बहू बेटियां घर की 4 दीवारी के अंदर से उनको काम बता सकती थी। मुलाजिम घर के अंदर कदम नहीं रख सकते थे। बख्त की दस्तक सुनकर मारू ने चुकी का फेर उठाया और मशकीज़े को कमरस से उतारकर जमीन पर रख दिया। वो खिली की हिगी प्रात उठाकर ड्योड़ी के पास ले गई और बोली, बख्त, जानवरों को चारा डाल दे, पर जरा ठहर कर मेरी बात सुन ले। जी बहू बीबी, कहिए क्या बात है। महरो बोली, अम्मा ने मेरे पास 150 रुपया रखवाए थे। वो किसी की अमानत थे, मेरे ट्रंक से चोरी हो गए हैं। मेरा ज़ियोर किसी सुनार के पास गिरवी रखकर रकम ला, दूर ना बड़ी खराबी मुझ पर टूटेगी। अभी वो इतनी बात ही कर पाई थी कि खटका हुआ। वो जल्दी से ड्योली से हटती हुई बोली, अच्छा बख्त, अब तुम जाओ।
मैं कल सुबह तड़के से पहले जेवर तुम्हारे हुजरे में पहुंचा दूंगी। मुलाजिम चला गया। वो तमाम दिन सोचता रहा कि महरवब भी मुसीबत में है। अब इसका अंजाम न जाने क्या होगा। रात ही होने पोटलियां बनाकर जेवरात गंदुम के ढेर में छुपा दिए थे। ये जेवरात इसकी माँ ने इसे दिए थे। वो उनकी बिला शिरकत गैर मालिक थी। रात के चौथे पहर वो उठ गई। इसने जेवर की पोटली गंदुम की ढेरी से निकाली और दर खोल बख्त की कोठरी को चल दी। दरवाजे से इसके हुजरे का फासला 40 कदम होगा। घर की दीवार के साथ ये छोटा सा कमरा बाहर की जानिब बना हुआ था, जिसकी छत घर की 4 दीवारी से नीची थी। साथ ही इससे मुत्तसिल जानवरों का बाड़ा था। दिया बुझा हुआ था, लेकिन सुबह का मुखड़ा रात के ग्योनगिट से झलकने वाला था। तभी रात का रंग फीका पड़ता जा रहा था। बख्त जाग रहा था। मारो ने हल्के से दर बजाया और बख्त ने इससे जेवरात की पोटली ले ली। जब मेरा भाई आएगा, रुपए इससे लेकर जेवर छुड़ा लूंगी, मगर ध्यान रखना इस बात की किसी को कानो कान खबर ना हो। वो जितनी तेजी से आई थी, इतनी ही तेजी से पलट गई, लेकिन अभी घर की दहलीज पर कदम रखने ना पाई थी कि संगीन खान ने इसको ललकारा। रुक जाओ महरो, तुम बख्त के बजरे से आ रही हो ना? संगीन की आवाज़ सुनी तो इसके बदन में सनसनी दौड़ गई। कदम जमीन ने जकड़ लिए और वो जैसे पत्थर की हो गई। तभी वो घोड़ी से उतर आया और बोला, बेगैरत, हमारा भाई घर में नहीं है तो क्या हुआ, हम तो तुझे देख सकते हैं। ये सुनते ही महरू ने हिम्मत जमा की और तेजी से घर के अंदर चली गई, मगर संगीन खान जो इस वक्त न जाने किधर से आ रहा था, बंदूक तान कर खादिम के सर पर जा पहुंचा। बख्त बेचारा झोली में मारो के जेवर रखे न जाने कुन सोचों में गुम था। वो ये जेवर अपने दोपट्टे में बांध कर लाई थी और दुपट्टा अब नौकर की गोद में फैला हुआ था। संगीन ने इसका गिरेबान पकड़कर इसे खड़ा किया तो जेवर और दुपट्टा जमीन पर गिर गए। दुपट्टा उठाकर संगीन ने जेवर दोबारा इसमें डाल लिए और बख्त को धक्का देकर बोला, नमक हराम, तेरी ये मजाल। फिर इस पर लातों और मुल्कों की बारिश करते हुए कहने लगा, अभी तुझे बंदूक से हलाक कर डालता, लेकिन इसका फैसला भाई के हाथों होना चाहिए। उस वक्त तक इसको टेर में तो मौत का इंतजार कर, जब तक भाई लूट कर घर नहीं आ जाता। ये कहकर उसने हिजरी के दरवाजे पर लगी लोहे की जंजीर वाली कुंडी बाहर से चढ़ाकर ताला लगा दिया। उधर महरो जान चुकी थी कि अब इसकी मौत यकीनी है। नौकर की कुटिया में कदम रखकर उसने जो फाश गलती की थी, इसकी सजा इसे मिलनी थी। देवर में इस पर बदकारी का इल्जाम लगा ही देना था, क्योंकि इस घराने की औरतें मुनहंथेरे यूं ही घर से बाहर कदम नहीं निकालती थी। ये बात बहू को खूब अच्छी तरह मालूम थी। संगीन खान के पास भाभी को बलिकुमैल करने का पूरा जवाज तो मौजूद था ही। शिकंजा खान यकीन करे ना करे ये दास्तान इसके गोश गुजार होनी ही थी, मगर वो भी क्यों यकीन ना करता। बख्त कोई बूढ़ा खूसट शख्स ना था। भरपूर तनुमंद, खुश शक्ल जवान था। इल्ज़ाम लगने पर महरू के लिए इस इल्ज़ाम की सफाई मुमकिन न थी। अब जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो किसी तौर इलाके के सरदार के घर जाकर पनाह ले ले, जो उनके कबीले का सरखेल था, मगर वो बड़े खान के किले का रास्ता भी ना जानती थी। वो अपने घर से फरार होकर रहबर खान की पनाह में पहुंच जाती तो उसकी जान बच सकती थी। महरू की बात तो किसी ने भी ना सुनी, मगर संगीन के बयान के बाद वो तमाम घर वालों की नज़रों में हकीर हो गई। सास नंदोहे ने झड़का और ससुर ने इसे देखकर मुंह फेर लिया, जबकि देवर उसके खून के प्यासे हो गए। अब इंतजार था तो शिकंजा खान का, जो अभी तक घर नहीं आया था। जान किसे प्यारी नहीं होती, महरो तो फिर 16 साल की अल्हड़ लड़की थी। वो यूं बेमौत मरना नहीं चाहती थी। अगर शौहर की खाइन करार पा जाती तो रिवाज के मुताबिक मैके वाले भी इसको पनाह नहीं दे सकते थे, और ससुराल में तो बस चंद सांसों की मोहलत थी। आधी रात को जब सब घर वाले सो रहे थे, इसकी सबसे छोटी नंद को जाने कैसे इस पर रहम आ गया, क्योंकि माँ तस्करा कर चुकी थी कि महरू के ट्रंक से रकम गायब हो गई है। जाहिर है कि ये रकम गायब करने वाला भी संगीन ही हो सकता था, जो भाभी की बदकिरदारी का गवाह बनने जा रहा था। इस लड़की ने रात को माँ को पलों से चाबी खोली और कमरे का ताला खोलकर महरू से कहा, अगर भागना है तो भाग जाओ, सुबह तक लाला आ गया तो फिर तुमको मरना ही होगा। महरो बोली, अगर इन लोगों ने कस्म उठवाई कि मेरे कमरे का ताला किसने खोला तो तुम क्या करोगी? तेरी जान बचाने को मैं झूठी कस्म उठाने का गुनाह अपने सर ले लूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि तू बेगुनाह है।
ये सब संगीन की चाल है, वो अपनी चोरी खिलने से डरता है। महरू ने नंद के हाथ चूम लिए। तब वो बोले, तुम दरवाजे से नहीं निकलना, तुम ताकी से किसी तौर निकलो और मैं अपने कदमों के निशान मिटाती हूँ। ये ताकी एक छोटी खिड़की थी जिसको बाहर से जंजीर डाल दी गई थी। नंद ने जंजीर को खोल दिया और महरू की बाहर निकलने में मदद की। दरवाजे को नंद ने दोबारा ताला लगा दिया। कच्चे फर्श से अपने कदमों के निशान भी उसने मिटा दिए और आकर अपने बिस्तर पर दराज हो गई हो। वो महरू के दौर योर शिकंजा को लेने बस्ती चले गए थे और तयस्सुर अलिफ गहरी नींद सो रहा था। सुसर ने कुछ खटका सुना मगर खामोश पड़ा रहा। महरू ने घर से बाहर आते ही खूंटे से बंधा खच्चर खोला और उस पर सवार होकर किसी अनजाने रास्ते पर चल पड़े। वो रास्ता जोर से घर से दूर बहुत दूर ले जाने वाला था। काफी आगे जाकर उसने खच्चर को वापस घर जाने वाले रास्ते पर बांध दिया और खुद पैदल चलने लगी। तमाम रात वो कहीं रुके बगैर चलती रही। आड़े तिरछे रास्तों को फलांगती। एक रात और एक दिन के सफर के बाद थकन इस पर इतनी गालिब आई कि वो गिर गई। सामने किसी बस्ती की रोशनियां नजर आ रही थी। रात सर पर थी। ताक़ुब का खौफ और मौत का यकीन था, फिर भी सांस की डोरी को मजबूती से थामे वो अपने खुदा से मदद मांग रही थी। करीब ही एक बारिश बुजुर्ग गुजरा। उसने लड़की को सड़क किनारे गिरा हुआ पाया तो गिरी हुई मजबूर को सहारा देकर उठाया और अहवाल दरियाफ्त किया। महरू ने अपनी मुसीबत इस उम्र रसीदा शख्स को बता दी। वो बोला, अटो मेरे साथ, यहाँ कोई रहबर खान नामी सरदार नहीं रहता, तुम किसी और तरफ निकल आए। वो शख्स उसे अपनी बस्ती के सबसे मुअज़्ज़ज़ आदमी सैयद रोशन शाह के पास ले गया। ये शख्स नेक, रहमदिल और सच्चा इंसान था। जब मारो ने रू रू कर उसको अपनी दास्तान सुनाई तो उसने लड़की के सर पर हाथ रख कर कहा, तुम अब मेरी पनाह में हो और आज से मेरी मेहमान हो। जब तक मेरे जिस्म में सांस है तुम्हारा कोई बाल बीका नहीं कर सकता। झूठ क्या है और सच क्या है इसका बाद में पता चल जाएगा। तुम बेखौफ होकर मेरे घर में रहो और हर फिक्र से आज़ाद हो जाओ। जब महरू के फरार का इल्म इसके सास ससुर और देवर को हुआ तो उन्होंने मनादी करा दी कि महरू पर बदकारी का इल्ज़ाम था। सो इससे कब्ल के इसका शौहर आता और वो खाइन साबित होती, वो पहले ही भाग निकली है। सो अब इसका कत्ल कबीले के हर इस फर्द पर वाजिब हो गया है। वो जिसको भी कहीं मिल जाए उसे हलाक कर डाले। ये ऐलान सुनते ही बस्ती के चंद जोशीले नौजवान गैरत की आग में जल अलिफाट है। तभी शिकंजा खान भी भाइयों के हमरा बस्ती पहुंचा। ये नौजवान इसके हमरा असलहे से लैस होकर महरू की तलाश में रवाना हो गए। कुछ दिनों की भाग दौड़ के बाद पूछते पाछते बिलाखिर वो सैयद साहिब के पास पहुंच गए। उन्होंने सैयद साहिब से कहा कि महर वो हमारी मुजरिमा है, लिहाजा इसको हमारे हवाले कर दो कि हम इसको अपने कबीले की रेत रिवाज के मुताबिक सजा दे सकें। सैयद साहब ने उनको बहुत समझाया और अहकाम खुदाबंदी भी सुनाए मगर वो किसी तरह कायल न हुए। आखिर ऐलान जंग हो गया और दोनों तरफ के मर्द काम आ गए। सैयद साहब के 2 मुलाजिम और 3 जवान बेटे इस मरके में मारे गए मगर इस शेर दिल आदमी ने महर वैसे किया हुआ वदा पूरा किया और इसको कातिलों के हवाले न किया। बिलाखिर रेहबर खान को खबर हो गई। सरदार ने मुदाखलत की और मुश्तइल अफराद खच्चरों पर अपनी लाशें उठाकर चले गए। जब महरू को पता चला कि इसकी हिफाजत का वदा निभाने की खातिर सैयद साहिब के 3 जवान लड़के मारे गए हैं तो वो गम से निढाल हो गई। उसने सोचा कि इसको अभी और उसी वक्त सैयद साहिब के घर से चले जाना चाहिए, वरना वो लोग इसको हासिल करने दोबारा आएंगे। वो सैयद साहिब से इस कदर शर्मिंदा थी कि उनको अपना मुंह दिखाने का हौसला भी न था कि इसी की वजह से उन पर इतनी बड़ी क़यामत टूटी थी। वो इसी वक्त घर के पिछले दरवाजे से निकल खड़ी हुई। घर में कोहराम मचा हुआ था, किसी को इसके चले जाने का होश न था। असर के बाद का वक्त था। शाम सर पर थी जब वो सैयद रोशन साहिब के घर से निकली थी। समझ न पा रही थी किधर को रुख करे। दुनिया इस पर तंग हो चुकी थी और जिंदा रहने के तमाम रास्ते मसदूद हो गए थे। मौत की परछाई के खौफ से तो मर जाना ही बेहतर था। वो नहर के करीब पहुंची और इसमें कूद कर जान देने का फैसला कर लिया। तभी उसकी नज़र एक शख्स पर पड़ी जो नहर के किनारे सजदा रेज था। उसने सजदे से सर उठाया तो महर को देखा कि वो नदी में कूद जाने को पर तोल रही थी। तभी वो जल्दी से इसके पास पहुंचा और बोला, बेटी खुदकशी हराम है, ये फेल अल्लाह को पसंद नहीं है। महर वर्विने लगी, बोली,
सैयद साहब अब मैं आपसे शर्मिंदा हूं कि आपके जवान बेटों की मौत का सबब बनी, तभी यहाँ आई हूं। मुझे मर जाने दीजिए। सैयद साहब ने जवाब दिया, मेहरबनियती, मौत तो हर किसी को आनी है, मगर शहादत किसी किसी को मिलती है। मेरे बेटों ने किसी बेगुनाह की जिंदगी बचाने की खातिर मौत को गिले लगाया है। ये भी एक जिहाद है, उन्होंने शहादत पाई है। शुक्र है इस रब का, कौल पर जान देना बच्चे मुसलमान का शेवा होता है। वो समझा बुझाकर मेहरू को घर ले आए और इस